हेलो स्टूडेंट, मैं करण वर्मा आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी सेहत और फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6। और आज हम देखेंगे जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका के न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो ये क्लास 11th का टॉपिक है, तो इसके में मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें ऐड की हैं और उसको जानते हैं। तो देखो, न्यायपालिका के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनकी शक्तियों के बारे में कहाँ पे बताया गया है, यह चीज़ें कहाँ से निकल के आ रही हैं जो हमें बतानी है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, न्यायाधीशों की शक्तियाँ क्या होंगी, जो जज होंगे। तो ये हमारे भारतीय जो संविधान अनुच्छेद 124 से 147 में न्यायपालिका के न्यायाधीशों की शक्तियाँ और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया का पूरा उल्लेख किया गया है। हर एक चीज़ को विस्तार से बताया गया है। दूसरी चीज़ हम आते हैं कि वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं और एक भारत के जो मुख्य जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको सीजीआई कहते हैं, वो होते हैं और 13 जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। तो इतनी क्या होती है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट होता है, वहाँ की इतनी स्ट्रेंथ होती है, इतना विस्तार होता है, इतने जो जज होते हैं वो वहाँ पर काम करते हैं। तो अभी फिलहाल में 30 ही है वहाँ पर और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये इतने हैं। बट अधिकतम कितनी 34 न्यायाधीश होते हैं किसमें, सर्वोच्च न्यायालय में। ये संख्या समय अनुसार और जैसे जैसे केस वगैरह की वृद्धि हुई, न्यायपालिका के पास जो काम वगैरह था वो बढ़ता गया, उस हिसाब से इन जनसंख्या जो संख्या थी इसमें बढ़ोतरी की गई। जैसे आप देखें तो 1956 में क्या था, यहाँ पर जो इसकी टोटल संख्या थी वो 8 थी। अब क्या हुआ, 8 पहले 8 थी 1956 में, 60 में 13 कर दी गई, 1967 में क्या करा गया, 17 कर दी गई, 1986 में 25 की गई, 2008 में इसको 30 कर दिया, 2019 में 33 कर दिया और +1 सीजीआई तो 34 हो गए। ठीक है, तो ये क्या है कि धीरे धीरे हमारे न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती गई है। तो यहाँ पर ये था। अब हम देखेंगे कि न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। नियुक्ति, मैं आपको इस क्वेश्चन से पहले ना मैं अपना कुछ एक बैकग्राउंड बताता हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ये इधर खाली है। अब देखो क्या है कि हमारा अनुच्छेद 124, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 खंड 1, 2, 3, 4 इन सब में अलग अलग प्रावधान दे रखे हैं। तो इसके तहत क्या था, पहले जो राष्ट्रपति क्या करता था, न्यायाधीशों के जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट है ना, और सुप्रीम कोर्ट, एस सुप्रीम कोर्ट समझ जाओ इसको, एस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन दोनों की क्या करता था, इन दोनों के जो भी न्यायाधीश होते थे उनकी राष्ट्रपति के द्वारा क्या होती थी, नियुक्ति होती थी। राष्ट्रपति नियुक्ति कैसे करता था, सलाह कौन करता था, तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री क्या करते थे, सलाह देते थे, कुछ नाम देते थे। और इसके साथ साथ हम देखें तो मुख्य न्यायाधीश जो होता था सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी क्या करता था, सलाह देता था राष्ट्रपति को। ये एक प्रक्रिया 1990 तक ये था। 1990 तक क्या था, हम इसी को फॉलो करते थे कि भैया क्या होगा, 124 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा क्या करा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। और इस प्रक्रिया में जो भाग लेंगे वो कौन होंगे, मंत्रिपरिषद होगी और प्रधानमंत्री क्या करेंगे, इसमें भाग लेंगे। साथ ही साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो क्या करेंगे, इसको सलाह देंगे, किसको, राष्ट्रपति को, किसको, न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए। बट यही चीज़ राज्य में जब उच्च न्यायालय में क्या होता है, न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करता है, वहाँ पर भी क्या करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। बट वो वहाँ पर क्या करता है, जो राज्यपाल होते हैं ना, राज्यपाल, स्टेट के राज्यपाल, गवर्नर से वो क्या करते हैं, गवर्नर से, राज्यपाल से सलाह लेते हैं, पूछते हैं, नाम पूछते हैं कि कौन किन न्यायाधीशों को नियुक्त करना चाहिए। और जो उच्चतम न्यायालय के कुछ वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। तो इस तरीके से राज्य में जो उच्च न्यायालय होता है तो उसके भी क्या होता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति उसमें क्या करता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनसे सलाह लेता है। और जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट की जब राष्ट्रपति नियुक्ति करता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, तो राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और उसकी किसका, मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श करता है, उनसे सलाह लेता है। ये प्रक्रिया 1990 तक
और 88 तक, 1988 तक क्या होता है, 82 तक ये चलती है। बाद में क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, न्यायपालिका के द्वारा काफ़ी सारे सवाल जवाब किए जाते हैं, फिर इसको चेंज करा जाता है। तो अब 90 बन के बाद अब मैं बताऊंगा, पहले हम अपने जो क्वेश्चन था उसको एक बार देखते हैं। तो देखो, न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पर ये पूरा क्लियर है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये क्या करते हैं, सलाह देते हैं राष्ट्रपति को। नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब दूसरी चीज देखते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश और नियुक्ति की न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ये जितने मैंने अभी नाम बताए हैं, मंत्रिमंडल हो, मंत्रिपरिषद हो, राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये सारे क्या करते हैं, और भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये सारे क्या करते हैं, जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया जिसमें न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है, उसको प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का मतलब ये उसमें भाग लेते हैं, अपने विचार वहाँ पर रखते हैं कि किसको चुनना चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए। तो ये सब क्या करते हैं, इसमें भागीदारी लेते हैं। अब राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह लेता है। अब यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति क्या करता है, जब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होगा ना, सीजीआई जो सबसे हेड होगा, जैसे अभी क्या होना है, सरदार क्या नाम था उसका, बोबडे करके हैं, तो उनको जैसे नियुक्त किया गया था, तो क्या था कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, जो सीजीआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के कुछ वरिष्ठ जो सीनियर जज होंगे उनसे क्या करेगा, सलाह लेगा, उनसे विचार विमर्श करेगा। उसके बाद वो भारत के मुख्य न्यायाधीशों की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो होते हैं ना न्यायाधीश, उनकी भी नियुक्ति क्या होती है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह लेकर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये नियुक्ति करता है। बट एक यहाँ पर चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि हमारे यहाँ पर एक परंपरा चलती आ रही है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे ना, वरिष्ठ न्यायाधीशों को ही क्या करा जाएगा, जो सीजीआई का पद होगा ना, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश के लिए जो वरिष्ठ न्यायाधीशों को ही क्या करेगा, वहां पर नियुक्त किया जाएगा मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए। कौन से, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश भी हो सकता है, उसी को ही क्या करा जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। इस प्रक्रिया का कई बार अवहेलना भी की गई है, जैसे कि इंदिरा गांधी ने 1973 या 75 में क्या करा था, 73 में ही EN रे जो थे ना, EN रे इनको क्या करा था, 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की परवाह किए बगैर, मतलब 3 वरिष्ठ न्यायाधीश उनके सामने खड़े थे, इनके सामने 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे, फिर भी क्या करा, इंदिरा गांधी ने EN रे को क्या करा, नियुक्त कर दिया, मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बना दिया, इंडिया का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको बना दिया। बट बनाना किनको चाहिए था, 3 में से इनमें से किसी को। तो इस तरीके से, और ऐसे ही एक केस था जिसमें BH खन्ना और क्या कहते हैं AM वेग करके थे, उनको भी क्या करा गया था कि HR खन्ना क्या थे, उनको क्या करना था, मतलब न्यायमूर्ति बनाना था, बट क्या होता है, HM वेग को क्या करा जाता है, बना दिया जाता है। तो इस तरीके से 1975 और 73 में क्या होता है, 2 बार इसका उल्लंघन किया गया हमारे यहाँ पर, इस परंपरा को तोड़ा गया। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के, उन्हीं में से, उन्हीं 4-3 में से क्या होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश में से किसी को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। और अभी हम क्या देख रहे थे, हाँ, तो क्या होता है कि 1982 तक और 90 तक क्या होता है, ये प्रक्रिया रहती है कि भाई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्या करेगा, मंत्रिपरिषद और भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा, और जो मंत्रिपरिषद होंगे कुछ नाम अपने द्वारा लिखकर प्रस्तावित करेंगे राष्ट्रपति को, और मुख्य न्यायाधीश जो भारत का सीजीआई होगा, सीजीआई वो क्या करेगा, सलाह देगा राष्ट्रपति को कि ये न्यायाधीश नियुक्त करो। अब क्या हुआ, इसको लेकर ऑब्जेक्शन उठाए गए। अब न्यायालय में क्या हुआ, बार बार इसको लेकर, न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सवाल किए गए। उन्होंने ये कहा कि क्या न्यायाधीश को नियुक्त करने में जो मुख्य न्यायाधीश है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, क्या उसकी सलाह ही जरूरी है,
या और इसका कोई मायने नहीं है। अब इन्होंने क्या कि अब न्यायाधीश सिर्फ सलाह नहीं देगा, बल्कि जो सलाह न्यायाधीश के द्वारा दी जाएगी, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, उसको बाध्यकारी भी माना जाएगा। बाध्यकारी मतलब उसको जरूरी माना जाएगा। तो ये क्या होती है, बात उठाई जाती है न्यायालय के द्वारा 1990 में। मतलब 82 से 98 के बीच में ये केस चलते रहते हैं। न्यायपालिका इसके ऊपर बातचीत करती रहती है, बार बार इस पर सुनवाई करती है। तो 1991 में, अभी मैं बताता हूँ एक चीज़ और, पहला न्यायालय का विचार था, पहली बार जब न्यायालय ने कहा था कि पहला जब विचार आता है न्यायपालिका का 1982 के बाद, कि वो कहती है कि न्यायाधीश की, जो मुख्य न्यायाधीश है, उसकी भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है। पहले कहते हैं कि जो न्यायपालिका खुद कहती है, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है ना, वो सिर्फ सलाह देने के लिए है राष्ट्रपति को। बाद में क्या होता है, वो इस पक्ष को बदलते हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की सलाह जरूर माननी चाहिए। अब इन्होंने कहा कि न्यायाधीश को जरूर सलाह माननी चाहिए, किसकी? मुख्य न्यायाधीश की। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है ना, राष्ट्रपति को उसकी सलाह माननी चाहिए। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये चीज़ चलती है। फिर क्या होता है, जो न्यायपालिका होती है, वो एक नया सिस्टम तैयार करती है। वो कहती है राष्ट्रपति की तो भूमिका रहेगी ही रहेगी, बट यहाँ पर क्या होगा, एक कोलिजियम करके कोई करा जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। कोलिजियम क्या होगा, अभी मैं बताता हूँ। ये कोलिजियम करके एक प्रणाली शुरू की गई, जिसमें क्या था, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति निर्धारित की गई कि किस तरीके से होगी। तो इसमें क्या करा गया कि नई व्यवस्था में कहा कि भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा इस कोलिजियम में। ये क्या है, प्रणाली है। तो इसमें क्या होगा, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजीआई होगा, और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे। और यही चारों मिलकर क्या करेंगे, कुछ नाम प्रस्तावित करेंगे, और किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद क्या करेगी, उस पर विचार करेगी, और मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति फिर उन्हीं नामों को क्या करेंगे, एज अ न्यायाधीश अपॉइंट करेंगे। मतलब जज के तौर पर उनको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, नियुक्त किया जाएगा। तो ये प्रणाली की गई। इसी तरीके से ये जो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश और एक जो मुख्य न्यायाधीश है, जब ये उच्चतम न्यायालय, मतलब उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है स्टेट का, राज्य का जो हाई कोर्ट है, वहां पर अगर नियुक्ति की जाती है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, तब क्या होगा, जो हाई कोर्ट है राज्य का जो हाई कोर्ट है, उसके 3 न्यायाधीशों को क्या करा जाएगा, इस कोलिजियम में शामिल किया जाएगा। वो क्या करेंगे, इन तीनों जो स्टेट है, राज्य के उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों को, जो ये 5 न्यायाधीश हैं, एक वरिष्ठ जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, उसमें 3 और ऐड हो जाएंगे तो 7 हो जाएंगे। अब ये 7 मिलकर क्या करेंगे, राज्य में जो बाकी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करेंगे। तो इस प्रकार से क्या करा गया, ये प्रणाली बदल दी गई। अब इसमें क्या होगा, जब उच्च न्यायालय की नियुक्ति की जाएगी, अब ये तो 7 कोलिजियम के माध्यम से क्या करेगी, न्यायपालिका नाम प्रस्तावित करेगी नियुक्ति के लिए। बट जो अभी भी क्या है, जो मेन शक्ति होगी वो राष्ट्रपति के हाथ में ही होगी। राष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद इन सबसे विचार विमर्श करने के बाद ही क्या करेगी, उन नामों का ऐलान करेगी कि कौन न्यायाधीश या जज के लिए नियुक्त या अपॉइंट किया जाएगा। तो इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो न्यायपालिका थी उसका काफ़ी रोल बढ़ा 1991 के बाद। ठीक है, 1991 के बाद क्या होता है, कई सारे केस होते हैं जिसमें क्या होता है, न्यायपालिका काफ़ी हद तक जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का जो अधिकार होती है, वो कहीं ना कहीं अपने हाथों में एकीकृत करने की कोशिश करती है और उसके पास आती भी है। तो इस तरीके से न्यायपालिका कोलिजियम के माध्यम से अपने पास अधिक शक्ति का हस्तांतरण कर लेती है, और तो न्यायपालिका और मंत्रिपरिषद की भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है, और राष्ट्रपति सिर्फ उनको मंजूरी देने तक ही सीमित रह जाता है। तो इसमें राज्यपाल, मतलब हर एक की अपनी अलग भूमिका है, बट इसमें न्यायपालिका की काफ़ी भूमिका बढ़ गई है। तो अगर कन्फ्यूजन आई हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो समझ सकते हो। तो अभी मैं बस एक बार और रिपीट करना चाहूँगा कि राष्ट्रपति के द्वारा की क्या करी जाती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होता है, मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति विचार विमर्श करता है। मंत्रिपरिषद क्या करते हैं, कुछ नामों को प्रस्तावित करते हैं, किसके पास भेजते हैं, हमारे उनके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, कि नाम देते हैं लिखकर कि ये न्यायाधीश नियुक्त करने चाहिए। प्रधानमंत्री का भी रोल होता है अपना, काफ़ी अहम भूमिका होती है। और बट जो न्यायाधीश होते हैं, जो न्यायपालिका होती है, जो कोलिजियम होता है, उसका भी अपना काफ़ी अहम रोल होता है। ये जो कोलिजियम होता है, ये भी क्या करता है, कुछ नामों का प्रस्तावित रूप देता है, मतलब प्रस्ताव तैयार करते हैं, जिसमें वो नाम लिखते हैं कि इन व्यक्तियों को इनकी योग्यता के अनुसार पर इनको चुनाव होना चाहिए, इनको चुनना चाहिए, अपॉइंटमेंट करनी चाहिए, उनकी नियुक्ति करनी चाहिए न्यायाधीशों की, जजों की। तो एक कोलिजियम का सिस्टम होता है। तो ये ज़्यादा तो मतलब 11th क्लास में है नहीं, बट जितना है उतना मैंने बता दिया है। तो इस प्रकार कोलिजियम के माध्यम से जो न्यायपालिका होती है वो अपनी भूमिका निभाती है, राष्ट्रपति को सलाह देने में और न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में। तो कोलिजियम में 5 सदस्य होते हैं,
न्यायाधीश होते हैं, एक भारत का मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। और जब राज्य में किसी उच्च न्यायालय की नियुक्ति करनी होती है, उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती है, तो यहाँ पर ये कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। 3 प्लस कर दो, 8 हो जाते हैं, क्योंकि 3 न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कहाँ के लिए जाते हैं, जो वरिष्ठ न्यायाधीश कहाँ के, उच्च न्यायालय के लिए जाते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के 3 वरिष्ठ न्यायाधीश लिए जाते हैं, ताकि जो 3 वरिष्ठ न्यायाधीश वहाँ के अच्छी तरीके से वहाँ पर जो न्यायालय में जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे उनको अच्छी तरीके से वो जान सकेंगे, परख सकेंगे। ठीक है, तो ये था न्यायाधीशों को नियुक्त करने का तरीका। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।